Hello and welcome. And today the physics channel is starting a new topic. नया टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. पहले तो हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया जाता है उसकी फोर्स से. जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन किया था, आपको याद होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई. F इक्वल्स Q टाइम्स E, E बीइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने वाली इक्वेशन होती है हमारी. तो बिल्कुल इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को भी इसके फोर्स से ही डिफाइन किया जाता है. किसी भी फील्ड को उसके फोर्स से डिफाइन किया जाता है. तो मैग्नेटिक फील्ड को हम इसके फोर्स से ही डिफाइन करने वाले हैं. वी गोइंग टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स फोर्स ओनली. तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे और इसके बारे में एक बड़ी नुआंस्ड और बहुत खूबसूरत सी बात है, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को इकट्ठा करने की बात है, जिसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स का कॉन्सेप्ट. तो ये एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले तो मैग्नेटिक फोर्स ही डिफाइन हो जाए. तो मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, let us take this up for discussion, right? तो ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स हम डिफाइन कर रहे हैं. कोई एक चार्ज विजुअलाइज कीजिए. यहाँ आपके पास एक चार्ज दिया गया है, चार्ज पार्टिकल दिया गया है. ये रहा चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है. और अपनी डिस्कशन को सिंपल रखने के लिए अभी के लिए जरा इमेजिन कर लीजिए कि ये पॉजिटिव है. तो ये चार्ज Q आपको दिया गया है. जिस इलाके में इसे रखा गया है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जो कि एक वेक्टर होता है B, याद रहे ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B जो है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यही वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम डिफाइन करने जा रहे हैं. तो इसका पूरा नाम तो ये है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. शॉर्ट में अक्सर हम मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया करेंगे आगे से. तो ये इस इलाके में बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है. और इस चार्ज पार्टिकल को जो है हमने एक v वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी है. चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी जो इम्पार्ट की गई है वो है v, और इस v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है. ऑलराइट. तो अब हम चाह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, इसके ऊपर फोर्स कितनी है ये कैलकुलेट कर लिया जाए. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस चार्ज्ड पार्टिकल बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B. तो कैलकुलेट करते हैं. इसका एक सिंपल सा रूल है इसकी कैलकुलेशन का. ये रूल समझ लीजिए कैसे ये फोर्स आती है. तो ये जो फोर्स आती है ये होती है Q into V cross B. Q into V cross B. ये फोर्स F हुआ करती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. ऑफ कोर्स अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इस फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इस वेक्टर की V क्रॉस B वेक्टर की. तो फोर्स V क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन में होती है अगर चार्ज पॉजिटिव हो. नेगेटिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली उससे ऑपोजिट हो जाएगी. एक क्लासिक केस है एक स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन का. जब आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट आता है वो वेक्टर होता है, और ये वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन इस वेक्टर वाली ही होती है अगर स्केलर पॉजिटिव है. स्केलर के नेगेटिव होने पर इस वेक्टर की डायरेक्शन इस वेक्टर से ऑपोजिट आ जाती है. राइट. ये तो पुरानी बात है, कोई नया ज्ञान नहीं है आपके लिए. तो ये फोर्स आती है Q इंटू V क्रॉस B, ये फोर्स है. अब ये जो फोर्स
इस चार्ज पार्टिकल पर आई है Q टाइम्स V क्रॉस B, ये फोर्स, ये जो फोर्स आई है Q इंटू V क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड तो जाहिर बात है Q ऐसे लिखते हैं Q B इंटू V साइन थीटा, ये तो है इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन इसकी क्या है, देखिए डायरेक्शन इसकी वही है जो V क्रॉस B की है। अगर Q पॉजिटिव है तो V के हेड से B के हेड की तरफ, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल, V के हेड से B के हेड की तरफ, V के हेड से B के हेड की तरफ राइट हैंड की उंगलियां घुमाइए, ठेंगा दिखाइए और डायरेक्शन पाइए। तो क्या रहे, इनटू द प्लेन आ रहा है कि नहीं। देखो मैं इसको थोड़ा आपको एंगल से इधर से दिखा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। राइट हैंड थंब रूल ये है, V के हेड से B के हेड की तरफ राइट हैंड की उंगलियां, ये V का हेड, इससे B के हेड की तरफ राइट हैंड की उंगलियां हमने घुमाई और ठेंगा दिखाया, ये डायरेक्शन आई। तो इनटू द प्लेन ये फोर्स आई है। ऑफ कोर्स किस केस के लिए आई है, जब ये चार्ज पॉजिटिव है। चार्ज नेगेटिव होने पर इससे ऑपोजिट यानी बाहर की तरफ फोर्स आ जाएगी, प्लेन से आउटवर्ड आ जाएगी, इन केस द चार्ज इज नेगेटिव। अब देखो ये एक तरीका इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने का ये है। दूसरा तरीका इसका एक और भी उपलब्ध है जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपके लिए कोई बहुत नई चीज नहीं होनी चाहिए। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप शायद क्लास 9 से देखते आ रहे हैं। तो क्या है जी ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसके लिए एक सिंपल काम पहले से करके रख लेते हैं। ये जो V है इसका एक कंपोनेंट ले लीजिए जो कि B से परपेंडिकुलर है, तो ये आ गया V साइन थीटा। इस परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को हम I बोल देते हैं। हम, हमारी मर्जी है, जो मर्जी बोले। ये हमारे परिवार में बच्चा आया है, इसका नाम रखने की हमारे पास पूरी इजाजत है, हम इसका नाम रख देते हैं I। अब इस फोर्स की, इस पे जो फोर्स लगने वाली है उसकी डायरेक्शन हम जानना चाहते हैं। तो डायरेक्शन जानने के लिए देखिए, ये आप अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि ये इसमें जरा कंफ्यूजन का स्कोप थोड़ा कम होता है। तो इसमें आप अपने लेफ्ट हैंड पे, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, इसको मैंने छुपा लिया, ये लेफ्ट हैंड आ गया। लेफ्ट हैंड से ऐसे बंदूक बना लीजिए। अब ये बंदूक ऐसे बना रहे हैं, इस बंदूक में आपको क्या करना होता है कि ये जो 4 फिंगर है ये अपने आर्म के साथ सीधे स्ट्रेट लाइन में रखनी है। मिडिल फिंगर उससे परपेंडिकुलर ऐसे ले आनी है और थंब ऐसे परपेंडिकुलर ले आना है। अब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बुलाइएगा। इसमें ये यहाँ पर F है, ये F यानी फोर्स, अंगूठा FBI, अंगूठा F है फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड B है और ये है I जो ये अभी अभी हमने नामकरण किया था। तो ये FBI आ गया, इसके हिसाब से हम फोर्स की डायरेक्शन पता लगा लेने वाले हैं। तो B के डायरेक्शन में B वाली उंगली, I के डायरेक्शन में I वाली उंगली और फोर्स इनटू द प्लेन। अब फिर से मैं आपको ऐसे ही इस एंगल से दिखला देता हूं। ये B के डायरेक्शन में B वाली उंगली मैंने रख दी, I के डायरेक्शन में I वाली उंगली और अंगूठा। अब आप देख सकते हो कि ये अंगूठा क्या दिखा रहा है, अंगूठा दिखा रहा है फोर्स की डायरेक्शन। लेट मी मेक द एंगल अ लिटिल मोर व्यूएबल। तो ये I है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपने देखा ये I इधर अपवर्ड है, ये B है, उसके पैरेलल में भी ये वाली उंगली है और अंगूठा इनटू द प्लेन डायरेक्शन दिखा रहा है फोर्स की। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन का रूल है। नेगेटिव चार्ज होने पर फोर्स इससे ऑपोजिट आ जाती है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डिफाइन करने वाली इक्वेशन।
कैलकुलेशन इसका कैसे होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट किया करते थे, तो इसका भी एक लॉ है जिसका नाम है बियो-सवार्ट्स लॉ, बट दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो। बियो-सवार्ट्स लॉ हम अगले वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका एक अलग वीडियो रहेगा। अभी हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पर आते हैं, वो क्या है, देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने डिफाइन किया है, ये बड़ा दुविधा वाला डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें V आ रहा है, जिससे कि लग क्या रहा है, ऐसा है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। अब वेलोसिटी पर डिपेंड करने वाली जो फोर्स है ये कॉम्प्लिकेटेड बात है। दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा मुश्किल मामला हो गया है। ये मुश्किल मामला ऐसे हो गया है कि इसमें कठिनाई ये हुई है, मुश्किल ये आई है कि वेलोसिटी पे फोर्स डिपेंडेंट होने लगी, तो अगर अलग अलग इनर्शियल ऑब्जर्वर्स हों जो कि सेम वेलोसिटी से चल रहे हों, तो उनके फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में भी क्या हो जाएगा, अलग अलग ऑब्जर्वर्स अलग अलग रेफरेंस फ्रेम वाले अगर लिए जाएं, तो उनके रेफरेंस फ्रेम्स में भी ऐसा होने वाला है कि ये मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग आ जाएगी, जबकि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में रियल फोर्सेस में बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि सभी इनर्शियल फ्रेम्स में एक्सेलरेशन सेम ऑब्जर्व होती है। कोई भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0 ऑब्जर्व होती है। अब यहाँ क्या है कि अलग अलग रेफरेंस फ्रेम्स में अगर देख रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग आ रही है हर फ्रेम में, जबकि एक्सेलरेशन सेम ऑब्जर्व होगी, तो ये थोड़ा एक कंफ्यूजन का सोर्स बन जाता है। अब इस कंफ्यूजन को, इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करते हैं, हमने तो क्या करना है, एक बाबा जी हमारे लिए कर चुके हैं, हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने किया। तो एक बाबा जी थे जिनका नाम था लॉरेंट्स बाबा जी, जिन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर किया है लॉरेंट्स फोर्स का कॉन्सेप्ट देकर। अब ये कॉन्सेप्ट पर आते हैं, पर जरा मैं ये कठिनाई क्या है इसको थोड़ा और अच्छे से आपके लिए डिफाइन कर डालता हूँ। लेट मी डिफाइन दिस प्रॉब्लम अ लिटिल बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखो प्रॉब्लम में ऐसे है कि ये मान लीजिए ये ग्राउंड वाले रेफरेंस फ्रेम के ऑब्जर्वर ने ये ऑब्जर्वेशन की। अब ये ऑब्जर्वेशन की, ये फोर्स आई है, एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, फोर्स को मास से डिवाइड कर दीजिए, ये एक्सेलरेशन आ गई। अब एक दूसरा ऑब्जर्वर लेके आइए। दूसरा जो ऑब्जर्वर आप लेकर आए हैं, दूसरा ऑब्जर्वर जो है मान लीजिए v वेलोसिटी से खुद चल रहा है। अगर दूसरा ऑब्जर्वर खुद v वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या वेलोसिटी की ऑब्जर्वेशन देगा, वो इस वेलोसिटी को कितना ऑब्जर्व करेगा, वो कहेगा कि ये वेलोसिटी तो जी 0 है, वो इस वेलोसिटी को 0 ऑब्जर्व करके बताएगा। तो दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से वेलोसिटी 0 हो गई, और इसका मतलब ये ऑब्जर्वर तो 0 मैग्नेटिक फोर्स बता रहा होगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो वेलोसिटी 0 है। तो इसके रेफरेंस फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। अब एक और ऑब्जर्वर ले आइए, ऑब्जर्वर ही तो लाने हैं हमने, कौन सा खरीद के लाने हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो एक तीसरा ऑब्जर्वर ले आओ। तीसरा ऑब्जर्वर मान लीजिए v/2 से चल रहा है, तो उसके लिए इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी क्या आएगी, v/2। तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फोर्स ऑब्जर्व होगी उसमें, क्योंकि उसको v/2 वेलोसिटी दिखाई दे रही है, उसके लिए फोर्स हो जाएगी q × v/2 क्रॉस v। तो तीसरे ऑब्जर्वर के लिए फोर्स जो मैग्नेटिक वाली है वो आई q v/2 क्रॉस v, आधी हो गई। जो दूसरा ऑब्जर्वर था जो v वेलोसिटी से खुद चल रहा था, उसके लिए क्या हो गई, उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गई। पर एक्सेलरेशन इन तीनों ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होगी, मतलब तीनों ही ऑब्जर्वर्स कहेंगे कि नेट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है वो सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन तीनों के हिसाब से सेम आ रही है। तो नेट फोर्स तीनों ही सेम बता रहे हैं, जबकि मैग्नेटिक फोर्स का असेसमेंट तीनों का अलग अलग है। ये कंफ्यूजन पैदा हुई।
पर यह कंफ्यूजन ऐसे झट से दूर कर दी लॉरेंट्स नाम के बाबा जी। ये रिलेटिविटी के जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आइंस्टाइन के साथ इनको भी याद किया जाता है फॉर हिज बिग कंट्रीब्यूशन टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो देखिए लॉरेंट्स फोर्स जो है ये क्या है, क्या लॉरेंट्स फोर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं। अब देखो हमने 3 ऑब्जर्वर देखे थे। पहला ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर ने तो ये फोर्स बताई थी, कोई उसमें तो दिक्कत आई ही नहीं। दूसरा ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से चल रहा था। इस दूसरे वाले ऑब्जर्वर भैया के लिए क्या था कि वेलोसिटी की ऑब्जर्वेशन 0 थी और इनके हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स 0 थी। तो एक्सेलरेशन तो जबकि वही की वही है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सभी इनर्शियल फ्रेम्स में सेम होती है। तो ये ऑब्जर्वर नंबर 2 जो है ये क्या कहेगा, ये कैसे एक्सप्लेन करेगा इस एक्सेलरेशन, हाउ विल ही एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो मैग्नेटिक फोर्स तो 0 है। तो एक्सेलरेशन को ये कैसे एक्सप्लेन करेगा। अब सोचिए, आप अपने आप को इस दूसरे वाले ऑब्जर्वर की जगह पर रख कर देखिए। तो ये दूसरा ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है जो कि रेस्ट पे है, चार्ज्ड पार्टिकल रेस्ट पे है, और ये रेस्ट वाला चार्ज्ड पार्टिकल जो है ये इसको आपने रिलीज किया और ये एक्सेलरेट करने लगा। अगर आप ये कभी देखते हैं तो आप क्या कहेंगे कि रेस्ट वाला चार्ज्ड पार्टिकल जो रेस्ट पे था वो एकदम एक्सेलरेट करने लगा, तो आपको ये लगेगा कि कोई जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसने इसे एक्सेलरेट कराया है। जरूर ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा जिसने इस चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया है। तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि जो फोर्स इस चार्ज्ड पार्टिकल पर लगी है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है, और वो इस फोर्स को बताएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स से ही ये इस एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन कर लेगा। अब जरा तीसरे वाले ऑब्जर्वर की भी बात हो जाए। तीसरे वाले जो ऑब्जर्वर भैया हैं, ये तीसरे ऑब्जर्वर भैया v/2 से चल रहे हैं। ये v/2 से चल रहा है, तो इस तीसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या वेलोसिटी आ रही है इस ऑब्जेक्ट की, तीसरा ऑब्जर्वर इसकी वेलोसिटी v/2 बताएगा। तीसरे ऑब्जर्वर ने इसकी वेलोसिटी v/2 बताई, तो उसके लिए ये मैग्नेटिक फोर्स आधी रह गई। तो ये आधी फोर्स तो आधी ही एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन कर पाएगी। आधी फोर्स पूरी एक्सेलरेशन को कैसे एक्सप्लेन कर लेगी, पूरी एक्सेलरेशन तो इस फोर्स से एक्सप्लेन हो रही थी। फोर्स आधी रखोगे तो आधी ही एक्सेलरेशन उससे एक्सप्लेन हो पाएगी, बाकी आधी एक्सेलरेशन को ही इलेक्ट्रिक फील्ड अस्यूम करके एक्सप्लेन करेगा। तो आपने क्या देखा, तीनों ऑब्जर्वर जो हैं इनमें पहला ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे था उसने कहा कि ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है और वो फोर्स जो इस पर लग रही है वो है Q × V × B। दूसरे ऑब्जर्वर ने कहा कि ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, प्योरली मैं इलेक्ट्रिक फोर्स बता रहा है दूसरा ऑब्जर्वर। तीसरा ऑब्जर्वर जो v/2 से चल रहा है, इसने क्या बताया, तीसरा ऑब्जर्वर कहेगा कि देखिए ऐसा है, आधी फोर्स मैग्नेटिक है आधी इलेक्ट्रिक है। और तीनों ऑब्जर्वर सही कह रहे हैं। यही बात कही लॉरेंट्स नाम के बाबा जी ने। इन्होंने क्या कहा है, ये कहते हैं कि किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल पर जो फोर्स हुआ करती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या कहलाती है ये फोर्स, ये कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसका नाम है सरप्राइज सरप्राइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये आप काफी टाइम से सुनते आ रहे होंगे। इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा जाता है कि ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का कॉम्बिनेशन हुआ करती है। सो वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया फ्रॉम लॉरेंट्स, हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बहुत काम किया था। इनफैक्ट बिफोर Einstein, I guess it was before Einstein, if my memory serves me right. तो QE plus Q into V cross B। अब अलग अलग ऑब्जर्वर्स इन दोनों फोर्सेस को अलग अलग बताएंगे, पर टोटल फोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो सेम रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सेम फॉर ऑल थ्री ऑफ दोज ऑब्जर्वर्स। जो नेट फोर्स है वो तीनों ऑब्जर्वर्स के लिए सेम है। तीन क्या, आप 3 लाख अलग अलग ऑब्जर्वर ले सकते हैं, किसी की कुछ वेलोसिटी ले लीजिए, अलग अलग वेलोसिटी वाले तो आपकी मर्जी है, जितने मर्जी ऑब्जर्वर बना लो। तो हर ऑब्जर्वर के लिए मैग्नेटिक फोर्स अलग होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग होगी, पर दोनों का वेक्टर सम सभी के लिए सेम होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, बट इन दोनों को सभी ऑब्जर्वर अलग अलग मैग्नीट्यूड देंगे, इनका वेक्टर सम सबके लिए सेम आएगा, एंड हेंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये है लॉरेंट्स फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब सभी ऑब्जर्वर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसमें इनका अनुपात, इनकी प्रोपोर्शन अलग अलग बताएंगे, पर नेट फोर्स सभी के हिसाब से सेम है। ये वही बात है जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है, एकम सत विप्रम बहुधा वदन्ति। क्या कहते हैं संस्कृत में, शायद जहां तक मेरी जान के, एकम सत विप्रम बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है, उसको विद्वान लोग अलग अलग शब्दों में कहते हैं। तो लगभग वैसी ही बात है कि सत्य यानी फोर्स तो एक ही है, पर अलग अलग विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये लॉरेंट्स फोर्स का कॉन्सेप्ट है। लॉरेंट्स फोर्स का संस्कृत स्टेटमेंट, एकम सत विप्रम बहुधा वदन्ति। सो बाय बाय फॉर नाउ। अगले वीडियो में हम बियोसवार्स लॉ को पढ़ेंगे।